दोस्तों, एक कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले की। एटा का एक थाना पड़ता है जसरतपुर, और इसी जसरतपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पुरंजला। बात कर रहा हूं मैं 6 अक्टूबर 2024 की सुबह। दरअसल इसी पुरंजला गांव के अंतर्गत एक बाजरे के खेत में एक महिला की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग जब उस महिला की डेड बॉडी को देखते हैं तो इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 33 से 35 साल के आसपास थी, जिसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। हालांकि इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे वहां पर लगभग सैकड़ों लोग मौजूद तो होते हैं, पर उनमें से कोई भी उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट तो करती है, साथ ही साथ उसे अगले दिन के अखबार में भी छपवा देती है। अगले दिन 7 अक्टूबर 2024 को जब ये अखबार बगल के नया गांव थाने के अंतर्गत अल्लाहपुर गांव के रहने वाला रमाकांत देखता है, तो देखने के बाद उस अखबार को लेकर के जसरतपुर थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी अलका है। दरअसल रमाकांत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी अलका और मेरी 17 वर्षीय बेटी सपना करीब 2 दिन पहले घर से निकले थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। रमाकांत जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस उसी वक्त ही रमाकांत को लेकर के मोर्चरी में जाती है और उस डेड बॉडी को दिखाती है, जिसे देखने के बाद आखिरकार रमाकांत उसकी शिनाख्त कर लेता है। जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब रमाकांत के ही तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और फिर इस केस की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस सबसे पहले रमाकांत से ही सवाल जवाब करती है। दरअसल पुलिस रमाकांत से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है और तुम्हारी बेटी सपना को गायब कौन कर सकता है। इस पर रमाकांत पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे ही गांव के रहने वाले 2 लड़के हैं, जिसमें से एक का नाम है अखिलेश और दूसरा उसी का दोस्त है अनिकेत। दरअसल इन दोनों ने कुछ महीने पहले मेरी बेटी सपना को लेकर के भाग गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने ही मेरी बेटी को गायब भी किया है और मेरी पत्नी की हत्या भी किया है। अखिलेश, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, और उसका दोस्त अनिकेत, जिसकी उम्र है 21 साल, जो रमाकांत के ही पड़ोस के रहने वाले हैं। रमाकांत जब अपने ही पड़ोस के रहने वाले इन दोनों का नाम जब पुलिस वालों के सामने रखता है, उसके बाद से पुलिस उसी वक्त ही अखिलेश के साथ साथ उसके दोस्त अनिकेत को थाने में बुलाती है और फिर इन दोनों से अलका की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, और साथ ही साथ उसकी बेटी सपना के भी बारे में पूछती है। इस पे अखिलेश और अनिकेत दोनों ही पुलिस को एक ही जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हमने ना तो अलका आंटी की हत्या किया है और ना ही सपना को कहीं गायब किया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ महीने पहले मैं सपना को अपने साथ लेकर के गया था, क्योंकि मैं सपना से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। दरअसल ये सारी जवाब अखिलेश पुलिस वालों को देता है। अखिलेश इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता है कि वो सपना से प्यार करता था और वो उसे लेकर भागा भी था। हालांकि ये दोनों अपनी तमाम तरह की सफाई पुलिस वालों के सामने रखते हैं, लेकिन पुलिस इनकी एक बात नहीं सुनती है और पुलिस इनसे एक पर एक कई तरह के सवाल जवाब करती है। घंटों देर के पूछताछ करने के बाद भी जब पुलिस को इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, तो आखिरकार पुलिस भी मजबूर होकर इन दोनों को छोड़ देती है। उसके बाद से पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए
अलका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे अलका पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सुभाष के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुभाष, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास, जो फर्रुखाबाद के सिकंदरपुर खास गांव का रहने वाला है। पुलिस को जब सुभाष की सारी डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ सुभाष के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि सुभाष अपने घर पे मौजूद नहीं है। इसलिए पुलिस अब सुभाष को ढूंढना शुरू ही नहीं करती है, बल्कि उसका मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है और साथ ही साथ अपनी खबरियों को भी काम पर लगा देती है। और जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 4 दिनों के बाद 11 अक्टूबर को एक खबरी थाने में जाता है और सुभाष की लोकेशन पुलिस को बता देता है। साथ ही साथ ये भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, अलका की बेटी सपना जो सुभाष के साथ ही मौजूद है। पुलिस को जब सुभाष की लोकेशन मिल जाती है, 11 अक्टूबर 2024 को रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास उस लोकेशन पे जाती है और वहां से पुलिस सुभाष को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल वाकई में सुभाष के साथ सपना भी मौजूद थी, इसीलिए पुलिस सपना को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुभाष को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब सुभाष से रामाकांत की पत्नी अलका की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सुभाष भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन सुभाष जब इस हत्या के पीछे की वजह बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अलका के पति रामाकांत भी एकदम से चौंक जाता है। दरअसल रामाकांत के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम है सपना। सपना जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके के एक हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। सपना जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज है। रामाकांत जो अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा करके उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता था, लेकिन सपना जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती है तभी गांव के रहने वाला अखिलेश की नज़र उस पर पड़ जाती है। अखिलेश के पिता का नाम है पंकज सिंह, जो अपने गांव का एक दबंग व्यक्ति है। दरअसल अखिलेश जो अपने माता पिता का एक लौता संतान है, काफ़ी लाड प्यार मिलता है और इसी लाड प्यार की वजह से अखिलेश भी एकदम से बिगड़ जाता है और ना ही कोई पढ़ाई लिखाई करता है। अखिलेश जब सपना को देखता है, सपना जब उसे पसंद आ जाती है, उसके बाद से सपना जब भी अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, अखिलेश रास्ते में खड़े होकर के उसका इंतज़ार करने लगता है। बार बार अखिलेश और सपना की जब मुलाकात होती है तो सपना को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अखिलेश उसे पसंद करने लगा है। आखिरकार एक दिन अखिलेश मौका देखकर जब अपनी दिल की बात सपना से कहता है तो सपना भी बिना आगे पीछे सोचे बगैर ही उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से सपना और अखिलेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और सपना का जब अखिलेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से सपना का अपने पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। दरअसल अखिलेश जो एक मोबाइल खरीद करके सपना को दे देता है और सपना उस मोबाइल को अपने परिवार वालों से छुपा करके रखती है और अक्सर अखिलेश से बातचीत करते रहती है। हालांकि अखिलेश और सपना के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि एक दिन जब इन दोनों को मौका मिलता है, दोनों अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर लेते हैं। और एक बार जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन एक दिन सपना अपने घर के अंदर से ही फ़ोन के जरिए अखिलेश से जब बातचीत कर रही थी, उसकी माँ अलका सारी बात सुन लेती है। तब जाकर के अलका को मालूम चलता है कि दरअसल उसकी बेटी पड़ोस के ही रहने वाले अखिलेश के प्यार में पड़ चुकी है। हालांकि अलका को जब ये मालूम चलता है कि उसकी बेटी का अखिलेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ है तो ये जान करके अलका को भी काफ़ी बुरा लगता है और अलका अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। अलका अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम अखिलेश को भूल जाओ, क्योंकि एक तो तुम दोनों की कभी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि हम दोनों की जाति बिरादरी अलग है, और दूसरी अखिलेश एक बिगड़ेल लड़का है। लेकिन सपना के ऊपर अखिलेश का प्यार इस प्रकार से हावी हो चुका था कि सपना अपनी माँ की बात एक भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है।
अलका जब अपनी बेटी को तरह तरह की बातें कहकर समझा लेती है और जब सपना अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, इसीलिए शाम के वक्त जब रमाकांत अपने घर पे पहुंचता है तो अलका ये सारी बातें अपने पति के सामने रख देती है। रमाकांत को भी जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी का अखिलेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है तो ये जान करके रमाकांत के भी पैरों तले जमीन से खिसक जाती है। दरअसल रमाकांत भी अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और जब सपना अपने पिता की भी बात नहीं मानती है तो आखिरकार रमाकांत गुस्से में आकर उसका मोबाइल छीन लेता है और उसे तोड़ करके फेंक देता है और साथ ही साथ अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से अलका की पढ़ाई भी छूट जाती है और वो चाह करके ना तो अखिलेश से बातचीत ही कर पाती है और ना ही मुलाकात कर पाती है, जिसकी वजह से सपना जब अपने घर में रहने लगती है अखिलेश से मिलने के लिए एकदम से बेचैन हो जाती है। अखिलेश का ही एक दोस्त है जिसका नाम है अनिकेत। दरअसल अनिकेत भी जो सपना को काफ़ी चाहता था, लेकिन अनिकेत को जब ये मालूम चल गया कि अखिलेश और सपना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है तो अनिकेत अपनी दिल की बात कहे बगैर ही दोनों के रास्ते से हट जाता है। लेकिन जितना इधर सपना अखिलेश से मिलने के लिए उतावली होती है, सेम वही हाल इधर अखिलेश का भी होता है। दरअसल एक दिन अखिलेश अपने दोस्त अनिकेत से कहता है कि अब तुम ही हो जो हम दोनों को मिला सकते हो। अखिलेश एक लेटर लिखता है और अनिकेत के हाथों में देते हुए कहता है कि इस लेटर को कैसे भी करके तुम सपना तक पहुंचा दो। चूँकि अनिकेत अक्सर सपना के घर आते जाते रहता था, जब अखिलेश अपने दोस्त को वो लेटर लिख करके दे देता है, आखिरकार अनिकेत उस लेटर को ले जा करके सपना को दे देता है और सपना जब उस लेटर को पढ़ती है तो मालूम चलता है कि अखिलेश के दिन काफ़ी बुरी तरीके से गुजर रहा था। पूरी लेटर पढ़ने के बाद सपना भी एक लेटर लिखती है और उस लेटर को अनिकेत के ही माध्यम से अखिलेश को भेजती है। अखिलेश भी जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें सपना लिख रखी थी कि मेरे घर वाले किसी भी कीमत पे तुमसे शादी नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही घर छोड़ करके भाग जाते हैं। सपना जब घर से भागने के लिए तैयार हो जाती है उसके बाद से अखिलेश भी एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है और आखिरकार फरवरी के फर्स्ट वीक में दोनों ही घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। सपना जब अपना घर छोड़ करके फरार हो जाती है और इस बात की जानकारी जब उसके माता पिता को मालूम चलता है तो वो भी एकदम से घबरा जाते हैं। दरअसल इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं और लगभग 2 दिनों तक अपनी बेटी को जहाँ तहाँ ढूंढते हैं, लेकिन 2 दिनों तक सपना जब वापस अपने घर पे नहीं आती है, इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और लोगों को जब मालूम चलता है कि रमाकांत की बेटी घर छोड़ करके भाग चुकी है, तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से रमाकांत और उसकी पत्नी आस पड़ोस में अपना सर भी उठा के नहीं चल पाते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और ये बातें सब जगहों पे जब फैल जाती है तो 3 दिनों के बाद रमाकांत नज़दीकी थाने में जाता है और फिर अखिलेश के ऊपर अपनी बेटी को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करा देता है। चूँकि उस वक्त सपना जो कि नाबालिग थी, पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद इन दोनों को जी जान से ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार अपनी कोशिश करने के बाद 28 फरवरी 2024 को पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब अखिलेश और सपना को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो सपना पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, अखिलेश मुझे भगा करके नहीं ले गया था, बल्कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी। लेकिन पुलिस सपना के बातों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि सपना के माता पिता को थाने में बुलाती है और सपना को उसके पेरेंट्स के हवाले कर देती है और फिर अखिलेश के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। अखिलेश जब जेल चला जाता है, सपना इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। दरअसल सपना अपने घर में रहने के लिए आ तो जाती है, लेकिन आए दिन हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपने माता पिता से झगड़े तकरार करने लगती है। इसी समय एक दिन अलका के घर पे सुभाष भी पहुंच जाता है। दरअसल अलका का मायका भी जो फर्रुखाबाद के सिकंदरपुर खास गांव में ही पड़ता है। सुभाष जो उसी का पड़ोस का रहने वाला है,
दरअसल सुभाष के साथ भी एक अजीब सी कहानी है। सपना की मां अलका की जब शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले अलका और सुभाष का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन अलका की जब शादी हो गई, उसके बाद से अलका अपने ससुराल चली आई। अलका भले ही अपने ससुराल चली आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुभाष को भूल नहीं पाई। शादी के बाद भी अक्सर सुभाष अलका से मुलाकात करने के लिए उसके ससुराल में भी आते जाते रहता था। हालांकि सुभाष जब अलका से मुलाकात करने के लिए जब उसके ससुराल में जाता था, तो अलका भी अपने पति से झूठ बोल देती थी कि सुभाष उसका मुंह बोला भाई है, जिसकी वजह से अलका के पति रमाकांत को सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता है। शादी का लगभग जब 8 साल का समय गुजरता है, तो अलका की बेटी सपना भी लगभग 6 साल की हो चुकी थी। सुभाष जब भी अलका से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता था, तो उसकी बेटी सपना को भी काफ़ी लाड प्यार करता था। लेकिन अलका जब अपने ससुराल में आ गई, चूँकि इधर सुभाष के अंदर भी औरत को लेकर काफ़ी कमजोरी होती है, अपने ही गांव के महिला के साथ दुष्कर्म कर देता है। और अपने गांव के रहने वाली जब एक महिला के साथ में दुष्कर्म करता है, उसके परिवार वाले थाने में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस सुभाष को गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है और सुभाष को 10 साल की सज़ा हो जाती है। साल 2024 के जनवरी महीने में सुभाष जेल से छूट करके बाहर आता है। सुभाष को जब मालूम चलता है कि अलका की बेटी सपना गांव के ही किसी लड़के के साथ फरार हो चुकी थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लाई है, हालचाल जानने के लिए एक दिन सुभाष अलका के घर पे पहुंच जाता है। और इतने सालों के बाद सुभाष जब अलका के घर पे पहुंचता है, तो अलका भी उसे देख करके एकदम से चौंक जाती है। दरअसल अलका कहती है कि मुझे ये तो मालूम था कि तुम जेल में थे, पर तुम जेल से आए कब? तब जाकर के सुभाष अपनी पूरी कहानी अलका को बताता है। कहता है कि मैंने 10 साल जेल में गुजारा तो है, लेकिन हर पल सिर्फ तुम्हें याद किया है। साथ ही साथ अलका से ये भी सवाल करता है कि सपना तुम तो बड़ी हो चुकी होगी। पर सपना का नाम जैसे ही लेता है, अपनी बेटी का नाम सुन करके अलका एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि अगर मुझे मालूम होता कि बड़ी होकर के वो इस तरीके से समाज में हमारा सर नीचा कराएगी, मैं बचपन में ही उसे मार डालती। हालांकि घर के अंदर जब सुभाष अलका से बैठ करके बातचीत कर रहा था, सपना भी अपने कमरे में ही मौजूद थी। सुभाष की जब आवाज़ सुनती है, सपना भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। लेकिन सपना जैसे ही कमरे से बाहर आती है, अलका जब अपनी बेटी को देखती है तो वहाँ से उठकर वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुभाष जब सपना को देखता है, तो सपना की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है, क्योंकि सुभाष सपना को मात्र 6 साल की उम्र में ही देखा था। सपना जब आकर के सुभाष के बगल में बैठ जाती है, उसके बाद से सुभाष भी सपना को तरह तरह की बातें कहकर उसे समझाने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद से सुभाष का अब अक्सर अलका के घर आना जाना शुरू हो जाता है। हालांकि इतने सालों के बाद भी सुभाष जब अलका के घर पे आता है, फिर से पहले के जैसे ही कमरे के अंदर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। और एक दिन जब कमरे के अंदर दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, सपना दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। सपना जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, सपना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। लेकिन सपना इस बारे में ना तो अपनी माँ से कुछ कहती है और ना ही अपने पिता को कुछ बताती है। चूँकि सपना को भी सेक्स करने का लत लग चुका था, इधर उसका प्रेमी अखिलेश जो कि जेल जा चुका था, आखिरकार अब सपना का अखिलेश के ही दोस्त अनिकेत के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और फिर सपना और अनिकेत के बीच में भी अवैध संबंध बन जाता है। हालांकि सपना का जब अनिकेत के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी एक दिन सपना की माँ अलका को मालूम चल जाता है। और जब अलका को मालूम चलता है कि उसकी बेटी का अब अनिकेत के साथ भी प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, अलका अपनी बेटी को काफ़ी फटकार लगाती है और साथ ही साथ उसे धमकी भी देती है। लेकिन अलका जब इस बार अपनी बेटी को धमकी देती है, तो सपना भी अपनी माँ की धमकियों से नहीं डरती है, बल्कि सपना भी अपनी माँ को धमकी देते हुए कहती है कि शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। मेरी तो अभी उम्र है प्यार मोहब्बत करने की, पर अपनी सोचो।
33 साल की उम्र में आ चुकी हो, तुम्हारी बेटियां बड़ी हो चुकी है और आज भी तुम अपने पुराने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। दरअसल सपना जब सारी बातें अपनी माँ से बताती है, इसे सुनने के बाद अलका भी एकदम से डर जाती है। दरअसल अब अलका को ये डर सताने लगता है कि कहीं सपना ये सारी बातें उसके पति को ना बता दे। इसीलिए अलका अब सुभाष को अपने घर पे बुलाती है और सारी बात उसे बताते हुए कहती है कि तुम ही अब सपना को समझाओ। सुभाष जब सपना को समझाने की कोशिश करता है तो सपना भी सुभाष के सामने एक शर्त रखते हुए कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मेरे लिए एक मोबाइल खरीद करके दे दो। मोबाइल की जब डिमांड करती है, चूँकि सुभाष भी काफ़ी मजबूर होता है, आखिरकार मजबूर होकर एक मोबाइल खरीद करके वो सपना को दे देता है। और जब मोबाइल मिल गया तो सपना भी निडर होकर के अनिकेत से बातचीत करने लगी। लेकिन इसी दरमियान उसका पुराना आशिक अखिलेश भी जेल से छूट करके बाहर आ गया। और इस बात की जानकारी जब अलका को मालूम चला तो अलका भी एकदम से घबरा गई। दरअसल अलका को अब ये डर सताने लगा कि कहीं अखिलेश फिर से उसकी बेटी को लेकर भाग ना जाए। इसीलिए अलका अपनी बेटी को अपने मायके यानी अलका के नानी के यहाँ पहुँचा देती है। और जब सपना अपने ननिहाल में चली जाती है और पड़ोस के रहने वाले सुभाष को जब मालूम चलता है तो ये जानकर सुभाष भी काफ़ी खुश होता है। दरअसल उसके बाद से सुभाष अब सपना के घर पे जाता ही नहीं है, बल्कि उसे तरह तरह की मदद करने लगता है, क्योंकि सुभाष की भी सपना की खूबसूरती देखकर नीयत खराब हो चुकी थी। दरअसल सुभाष अलका के मोबाइल का रिचार्ज ही नहीं करता है, बल्कि हर छोटी मोटी उसकी ज़रूरतें भी पूरी करने लगता है, जिसकी वजह से आखिरकार सपना भी अब सुभाष की तरफ खींची चली आती है। और फिर सुभाष और सपना के बीच में भी संबंध बन जाता है। दरअसल उसके बाद से सुभाष का माँ और बेटी दोनों के साथ ही इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है। दरअसल सपना जो कि अपने मामा मामी के साथ लगभग 5 महीनों तक रहती है, लेकिन जब एक दिन वहीं से वो अखिलेश से बातचीत कर रही थी, आखिरकार सपना के मामा उसे बातचीत करते हुए देख लेता है। और जब बातचीत करते हुए देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी बहन अलका के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि जितना जल्द हो सके अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के जाओ, क्योंकि ये हमारी भी इज्जत को धजिया उड़ा देगी। जब ये सारी बातें अपनी बहन अलका से बता देता है, उसके बाद से 26 सितंबर 2024 को अलका अपनी बेटी को लेकर घर पे आ जाती है। लेकिन जब अपनी बेटी को घर पे लेकर आती है और जब अलका को ये पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी सुधरने वाली नहीं है, आखिरकार अलका मजबूर होकर के अपनी ही बेटी को मारने का फैसला कर लेती है। और फिर अपनी बेटी को मारने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत सुभाष को अपने घर पे बुलाती है और सुभाष से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को मार दो। अगर तुम मेरी बेटी को मार देते हो तो बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगी। सुभाष से जब अपनी ही बेटी को मारने के लिए कहती है, सुभाष इसके लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ अलका से सवाल करता है कि ये काम होगा कैसे। इस पे अलका उसे समझाते हुए कहती है कि दरअसल 28 सितंबर को सपना को लेकर के एटा कोर्ट में जाना है, तो वहीं पे मुलाकात करना और फिर मैं सपना को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसके बाद से तुम उसका काम तमाम कर देना। और फिर होता भी सेम कुछ ऐसे ही है। 28 सितंबर को अलका जब अपनी बेटी सपना को लेकर के कोर्ट में जाती है और जब कोर्ट का सारा काम हो जाता है, गेट पे ही सुभाष मिल जाता है। अलका अपनी बेटी से झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी, तुम सुभाष मामा के साथ घर चली जाओ। उसके बाद सुभाष सपना को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। चूँकि सुभाष का सपना के साथ में भी अवैध संबंध बन चुका था, इसीलिए सपना को मारने से पहले उसे सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल सुभाष सपना से कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारने के लिए मुझे 50,000 रुपये का सुपारी दी है, तुम क्या कहती हो। मारने की जब बात कहता है, ये सुन करके सपना भी एकदम से डर जाती है और हाथ जोड़ करके सुभाष से कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। अगर मेरी माँ मुझे मारना चाहती है तो बदले में तुम मेरी माँ को ही मार दो।
इसके बदले में मैं तुमसे शादी कर लूँगी। शादी का जब वादा कर लेती है उसके बाद से सुभाष सपना को लेकर एक खेत में जाता है और बेहतर तरीके से उसे सुला करके एक फ़ोटो खींच करके अलका के व्हाट्सएप पे भेजता है और कहता है कि मैंने सपना को मार दिया है। उसके बाद से सपना को लेकर के आगरा में चला जाता है और फिर एक किराए का कमरा लेकर के लगभग 3 दिन तक वहीं पे ठहरता है। चूँकि एक ही कमरे के अंदर दोनों होते हैं इसीलिए दोनों मियाँ बीवी के तरह संबंध बनाने लगते हैं। पर जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है 2 अक्टूबर 2024 को सुभाष अलका से पैसा लेने के लिए उसके घर पे आ जाता है और जब अलका से 50,000 रुपयों का डिमांड करता है तो अलका भी इधर उधर की बात करने लगती है। उसके बाद से उसी वक्त ही सुभाष फिर से आगरा चला जाता है और ठीक 2 दिन के बाद फिर से अलका के नंबर पर जब फ़ोन करके पैसों की डिमांड करता है, अलका जब उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती है तो आखिरकार सुभाष अब सारी सच्चाई अलका को बता देता है। कहता है कि मैंने सपना को नहीं मारा है बल्कि सपना मेरे ही साथ आगरा में है और तुम इसे आकर के ले जाओ। जब अपने साथ होने की कहता है, आखिरकार 5 अक्टूबर 2024 को अलका भी आगरा में चली जाती है और बस स्टैंड पे उसे सुभाष के साथ साथ सपना भी मिल जाती है। उसके बाद से ये तीनों गाड़ी पकड़ करके अपने गांव के लिए रवाना होते हैं। लेकिन रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जसरतपुर थाने के अंतर्गत पुरंजा गांव के बाहर पहुंचते हैं तो अलका इशारे से ही सुभाष को समझाते हुए कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मेरी बेटी को मार दो और मैं तुम्हें 50,000 रुपया दे दूंगी। मारने के लिए जब इशारा करती है सुभाष वहीं पे रुक जाता है और फिर सपना को लेकर के बगल में जाता है और सपना से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारने के लिए कह रही है, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। इस पे सपना अब सुभाष को लालच देते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूं कि शादी ही नहीं करूंगी बल्कि शादी के बाद पूरी जीवन तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं अपने दोनों प्रेमियों को भी छोड़ दूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझे ना मार करके बल्कि मेरी माँ को ही मार दो। जब वादा कर लेती है उसके बाद से सुभाष सपना को लेकर एक बाजरे के खेत में जाता है और थोड़ी देर के बाद अलका को आवाज़ देता है और कहता है कि आकर के देख लो, मैंने सपना को मार दिया है। अलका जब देखने के लिए जैसे ही बाजरे के खेत में जाती है उसके बाद से सुभाष और सपना दोनों ही मिल करके अलका को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद अलका के ही साड़ी को लेकर उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक अलका की सांसें नहीं रुक जाती है। अलका की जब मौत हो जाती है उसके बाद से अलका की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके सुभाष सपना को लेकर के फिर से आगरा चला जाता है। वाकई में सुभाष जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस अब सुभाष के ही तहरीर पे अलका की बेटी सपना को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब अलका के पति रमाकांत को मालूम चलता है तो रमाकांत इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि उसकी बेटी का सुभाष के साथ में भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद दोनों को ही जेल भेज चुकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है रिहान अली। रिहान अली जो गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नूरजहां। नूरजहां जो मुंबई शहर की रहने वाली हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं प्रेम जाटव। प्रेम जाटव जो जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद जो भीमगढ़ पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं रमेश यदुवंशी। रमेश यदुवंशी जो जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।